हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करवा रहा था। मैं एलसीएम एचसीएफ के अपन क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें अपन एचसीएफ के क्वेश्चन कर रहे थे, मेनली जो अपना एचसीएफ वाला पोर्शन चल रहा है उसके क्वेश्चन कर रहे थे। और उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 18 करवाया था और उसके बाद मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में अपन ये चीजें पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आगे अपन को जो क्वेश्चन करने हैं वो अपन अब देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो अपन को क्वेश्चन करने हैं वो करते हैं। और इसको अगले लेक्चर में होगा तो एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक है आपका, इसको पूरा करके कवर करके अपन जो दूसरा टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझने का ट्राई करें, मतलब समझ में आपको सारी चीजें आ रही होगी। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको एलसीएम एचसीएफ की मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बने, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो आप वो हमें पूछ भी सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे क्लियर हैं तो आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझकर अगर किसी क्वेश्चन को करोगे तो आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है इसके लिए मैंने एलसीएम एचसीएफ के ओनली क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, 19 क्वेश्चन पर आए हैं और 19 क्वेश्चन करते करते मैंने आपको 6 से 7 लेक्चर हो गए हैं। तो इस 6 से 7 लेक्चर में ओनली 19 क्वेश्चन नहीं किए अपन ने। इस 6 से 7 लेक्चर में मैंने 3 से 4 टाइप के आपके कॉन्सेप्ट भी बताए हैं कि एलसीएम के क्या कॉन्सेप्ट हैं। मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर करवाए हैं कि आपको अगर किसी को पढ़ाना पड़े मान लो कल, तो आप ये चीजें आप उसको पढ़ा सकते हैं किसी भी बंदे को। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ें कि अगर आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना सब्जेक्ट क्या मान सकते हैं कि वो आपका सब्जेक्ट क्या है, अच्छा है। और आप क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझे अच्छे से तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा एलसीएम 924 है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप क्वेश्चन अगर पढ़े तो आपके माइंड में ऐसी चीजें चलनी चाहिए कि एलसीएम का एक फैक्टर होता है एचसीएफ, ये चीजें चलनी चाहिए। एलसीएफ जो होता है वो दो संख्याओं के सम का फैक्टर होता है, दो संख्याओं के एलसीएम का फैक्टर होता है, दो संख्याओं के प्रोडक्ट का फैक्टर होता है। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी आपके पास दो संख्याओं की बात हो तो आपको दो संख्याएं इस तरीके से मान लेनी है कि एक मान ले एच ए और एक मान ले एच बी। सिंपल ये दो संख्या मान ले जिसमें एच क्या माने आप, एचसीएफ के क्वेश्चन में एच क्या माने आप, एच माने सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से आपने एच माना कि ये क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आपको यहां दे भी रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 12, तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, इस एच की वैल्यू आप 12 रख सकते हैं। फिर आगे अगर चलेंगे तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि उनका एलसीएम कितना है 924, एलसीएम कितना है 924, तो इनका एलसीएम ले, तो एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा आपका एच ए बी, और ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 924, कितना दे रखा है 924। आपको यहां से पता चल रहा होगा इन दोनों का एलसीएम लेना आपको आता होगा। मैंने बताया है कि ऐसे वेरिएबल का एलसीएम कैसे लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीजें डिस्कस की है। ठीक है, कि सारी संख्या जो आ रही है वो लेनी है और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो एच की हाईएस्ट पावर आपको 1 दिखेगी, ए की हाईएस्ट पावर आपको 1 दिखेगी, वो ले ली, और बी की हाईएस्ट पावर 1 दिखेगी, वो भी अपन ने एलसीएम में इंक्लूड कर ली। ठीक है, तो एलसीएम आपको एच ए भी दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है 924। तो यहां से आपको एक कंडीशन और मिलेगी, वो क्या मिलेगी कि आपको एच भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो आप सिंपल जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रख के भी अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वरना आपको इतनी सारी चीजें अगर माइंड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीजें करनी नहीं है आपको डायरेक्टली पता है कि एलसीएम का एक फैक्टर होता है एचसीएफ, तो डायरेक्ट आप 924 में भाग देंगे 12 का, तो ये आपका 12 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर भी 12 का भाग ही लगेगा, तो यहाँ से कितना आएगा आप बता सकते हैं, ए इंटू बी कितना आएगा आपका 924 बटे कितना आएगा आपका 924 बटे 12 आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा, अगर इसको भाग दोगे 12 7 84 और 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 और फिर 12 7 84, मतलब कितना आएगा 77। अब 77 क्या आया ये आपको देखना है, क्योंकि आपको क्या बताना है, तो बताएं संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। मतलब जोड़े का क्या मतलब है कि जोड़े का सिंपल मतलब है कि ए और बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ए और बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जो अपन ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी यहाँ पर कि जोड़े बनने के, युग्म बनने का सिंपल मतलब ये होता है कि यहाँ पर 1 15 आया था, 1 3 5 आया था, तो ये 2 जोड़े बने थे अपने। ठीक है, ये कितने जोड़े बने थे 2। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ए और बी की वैल्यू आप कितनी बना सकते हो, कितनी ए की और बी की वैल्यू बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा लॉजिकली बताऊं कि ए की वैल्यू मान लो आपकी 1 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है, ए की वैल्यू 4 आ रही है, बी की वैल्यू मतलब 3 आ रही है, बी की 4 आ रही है, ए की 5 आ रही है, बी की 7 आ रही है। तो अगर इसके ये 3 जोड़े बने तो 3 ही संख्याएं क्या होगी पॉसिबल होगी। कैसे
कि 12 का इसमें गुणा कर दें, 12 दूनी 24, 12 36 होगा। फिर 12 का इसमें गुणा कर दें, क्योंकि हर संख्या में उसके जो HCF होता है उसका तो गुणा हो ही रखा होता है, मतलब हर संख्या का फैक्टर क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ से आप ये बताएं इस क्वेश्चन से कि a इंटू बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो आप यहाँ से बोल देंगे कि हमारे पास a इंटू बी आया है, 77, तो a क्या हो सकता है, b क्या हो सकता है, ये आपको अगर निकालना है तो आपको पता है कि जब भी संख्याओं में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन बाहर निकाल लेते हैं, जब भी संख्याओं में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर अपन बाहर निकाल लेते हैं तो वहां जो संख्या बचती है, जैसे मैंने h बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर जो ये a, b बचता है, ये हमेशा क्या बचता है, तो ये आप बता देंगे कि ये हमेशा बचता है सहअभाज्य। क्या बचता है, सहअभाज्य या को प्राइम। ठीक है, क्या बचता है, सहअभाज्य या को प्राइम। तो आपको दिखेगा कि दो संख्याएं को प्राइम है, सहअभाज्य है, दो संख्याएं क्या है, सहअभाज्य है, और उनका गुणनखंड, उनका मल्टीपल क्या है, 77 है। तो इस प्रकार की कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे कि एक तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1 इंटू 77, ये कितना आएगा 77। 1 और 77 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब भी दो संख्याओं का HCF अगर एक हो तो वो क्या कहलाती है, तो वो आप बता देंगे सहअभाज्य कहलाती है। फिर आपके पास ऐसी एक चीज, एक संख्या और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, 11 इंटू 7 हो सकता है। ठीक है, कि a को 11 ले ले, b को 7 ले ले, इसको रिपीट ना करें कि 7 11 ले लिया, 11 7, एक ही तरीके से लेना है। अगर ये वैल्यू 7 ले ली है तो फिर इसको 7 नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि बात वही हो जाएगी, आपको इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। एक बार a को 11 लिया है, 7 लिया है, तो यूं नहीं 7 11 ले लें आप, वो नहीं लेना है आपको इस तरीके से नंबर लेना है कि दोनों नंबर क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये 1 इंटू 77 आया, 1 इंटू 77 आया तो 77 होता है, 11 इंटू 7 77 होता है। उस प्रकार से आपको यहाँ से कोई दूसरा नंबर और नहीं मिलेगा। तो आपके जो युग्म आएंगे, जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी, वो युग्म कितने संभव होंगे, तो आप बता देंगे 2 युग्म। तो संख्या कैसे बताएंगे आप, अगर 2 युग्म है तो इसका आंसर तो आप बता देंगे, कितने जोड़े संभव है तो वो तो आप बता देंगे 2। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि संख्या निकालने की संख्या कौन कौन सी होगी, वो 2 जोड़े अगर हैं तो संख्या कौन कौन सी होगी, तो आप ऐसे बता सकते हैं संख्या कि एक युग्म अगर 1 11 आ रहा है, 1 77 आ रहा है, और एक युग्म अगर 11 और 77 आ रहा है, मतलब 11 और 7 आ रहा है, तो इसमें भी HCF का मल्टीप्लाई रहा होगा, मतलब ये युग्म क्या रहा होगा, ये रहा होगा 1 इंटू 12 और ये रहा होगा 12 इंटू 77। ठीक है, इस प्रकार से अगर संख्या लोगे 12 और 77 इंटू 12, तो उनका जो LCM मतलब HCF आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा, और LCM 924 आएगा। यहाँ से आप लेकर देखे भले, इनका जो LCM आएगा वो 924 आएगा और HCF क्या आएगा 12, मतलब ये एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन में दिया था वही किया है, उसके अलावा क्वेश्चन की कंडीशन चेंज नहीं की है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझना है। एक युग में ये पॉसिबल है कि एक हो सकता है 11 इंटू 12 और एक क्या हो सकता है 7 इंटू 12, क्योंकि ये जो 12 है ये क्या है, दोनों संख्याओं में कॉमन है। हर संख्या का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, HCF होता है। या हर संख्या के मतलब ये जो 2 संख्या है तो इनमें से अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लोगे तो ये सहअभाज्य बचेगी, और सहअभाज्य युग्म अगर ऐसे आया है तो इनमें जैसे ही आप HCF का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। सिंपल लैंग्वेज जैसे भी आपको समझ में आए आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा करके भी बताया है, आपको संख्या निकाल के भी बताया है कि इस तरीके से संख्या आएगी। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आप यहाँ से इसका आंसर बता देंगे 2 युग्म। और क्वेश्चन अगला अपन लेते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको कैसे करेंगे आप। इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करें कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, 2 संख्याओं का HCF दे रखा है आपको 15, HCF आप बता देंगे 15, और LCM आपको दे रखा है 226। तो अब बार बार ऐसे नहीं करें कि LCM HCF संख्या माने, क्योंकि माइंड में सेट करनी है कुछ चीजें अगर क्वेश्चन इजी करना है। ठीक है, तो संख्याओं का HCF 15 दे रखा है, LCM 226 दे रखा है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म जोड़े बन सकते हैं। मतलब आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि जब इसमें से क्या कर दोगे, LCM में से आप अगर ये 15 हटा दोगे, 15 निकाल दोगे, तो वो संख्या बचेगी जो क्या होगी, को प्राइम होगी और मल्टीपल की फॉर्म में बचेगी, जैसे अभी बचा था यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्राई करोगे कि 226 में 15 का भाग देने का ट्राई करोगे, तो 15 का भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, 15 एकम 15, और 15 और 7 कितना होता है तो आप बता देंगे 22, तो ये कितना आएगा आपका
76, एक बार भाग गया और फिर कितना आया 76। तो अब 15 पंच 75 होगा और यहाँ पर आप भाग देने का ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें भाग नहीं जाता है, पूरा भाग नहीं जा रहा है, पूरा भाग नहीं जा रहा है। मतलब ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई संख्याएं पॉसिबल ही नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल ले आप, कि जब भी आपके पास इस तरीके से आ जाए कि HCF आपको ये दे रखा है 15 दे रखा है और LCM जो है वो उस HCF से अगर LCM में पूरा भाग नहीं जा रहा है तो मतलब आपको ये करना है कि ऐसी कोई संख्याएं पॉसिबल ही नहीं है जिनका HCF जो 15 रहे और LCM 226 आ जाए। ऐसा हो सकता था कि 225 LCM आ जाए और 15 HCF रहे, बट ऐसा कभी भी ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसी कोई दो संख्या पॉसिबल ही नहीं है जिनका HCF तो 15 रहे और HCF क्या हो जाए 226 हो जाए। तो अगर इस तरीके की संख्या ही पॉसिबल नहीं है कि जिनका HCF 15 रहे और LCM 226 रहे और पॉसिबल नहीं है, तो आंसर भी क्या होगा, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। और क्यों पॉसिबल नहीं है ये आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे पता चलेगा कि मान लो दो संख्या ली आपने HA और HB ली, तो इनका LCM जो आता है वो आपको पता चलेगा कि LCM आता है HAB। ठीक है, HAB क्या आता है LCM। तो अगर इन दोनों संख्याओं का LCM लिया है तो ये H इसमें एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए था। H क्या होना चाहिए था, इस संख्या में एक कॉमन फैक्टर मस्ट होना चाहिए था, बट आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ है 226। जब इस संख्या को आप इस H से भाग दोगे तो H से H कट जाएगा पूरा, मतलब संख्या में HCF से पूरा भाग जाएगा। बट यहाँ पर भाग देने का ट्राई करोगे इस संख्या में 15 का, तो यहाँ पर पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। ये आपको माइंड में रखना है कि जब भी भाग नहीं जाए तो आप नन ऑफ दिस लगाएं या इनमें से कोई नई ऑप्शन आए तो वो लगाए। ठीक है, तो आपको ये मस्ट है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब भी LCM में HCF का भाग नहीं जा रहा है, जब भी LCM में HCF का भाग नहीं जा रहा है पूरा, तो ये मान के चले कि ऐसी संख्याएं पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ऐसी कोई संख्या बन नहीं सकती है जिन दोनों संख्याओं के LCM में उनके HCF का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाग पूरा जाना चाहिए तभी संख्या क्या होगी, वो संख्या पॉसिबल होगी या संभव होगी। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आप ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। ये है क्यों नहीं है, ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इसमें लिख रखा है 21 नहीं है, ये है 2। क्या है ये 2 संख्याओं का आपको HCF दे रखा है, कितना दे रखा है 16। आप पता चल जाएगा यहाँ से HCF 16 दे रखा है। फिर आपको दे रखा है कि उनका योग, ठीक है, मतलब आपने ऐसे संख्या ली। मैं पूरा बेसिक से भी बता रहा हूँ और डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मैं, बट बेसिक से मेरे को बताना इसलिए जरूरी है कि आप अगर बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में तो आप HA और HB मानकर अभी करें। एक या दो बार प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तो संख्याएं मानकर करें। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर डायरेक्ट इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा। ठीक है, मैं जैसे बताऊंगा कि डायरेक्ट अगर 16 का भाग 160 में देंगे तो A प्लस B बचेगा, पर कैसे बचेगा वो आपको अभी देखना है। ठीक है, कि दो संख्या ली HA और HB ली, तो इनका अगर योग करेंगे तो आपके पास योग आएगा, H कॉमन ले सकते हैं और ये आ जाएगा A प्लस B। ठीक है, योग ऐसे करेंगे आप, इनका योग करेंगे तो HA प्लस HB करेंगे आप। योग कर सकते हैं आप, मेरे को जहां तक लगता है योग करना आपको आता है, तो यहां से H कॉमन निकल जाएगा। ये कितना बचेगा A प्लस B। जो दे रखा है योग आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 160, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि योग दे रखा है 160। अब H की वैल्यू भी आपको दे रखी, कितनी दे रखी, तो आप मान लेंगे H की वैल्यू दे रखी 16, तो यहां से ये 16 आ जाएगा, A प्लस B आ जाएगा। ये इतना डिटेल्स में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, वरना इसको 30 सेकंड में कैसे करते हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहां से आएगा ये 160, तो ये 10 बार भाग जाएगा इसमें, तो A प्लस B आ जाएगा आपका 10। और आपको पता है कि ये जो A प्लस B है, ये अब तक मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जो A प्लस बी बचता है वो हमेशा क्या बचता है, सहअभाज्य। A प्लस बी हमेशा सहअभाज्य बचता है, और जब ये सहअभाज्य होगा, A प्लस बी सहअभाज्य होगा, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका योग करो तो 10 आए और दोनों संख्याएं सहअभाज्य हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं के आपको क्या बताने हैं, जोड़े बताने हैं या कितने संभव पेयर हैं इनके। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में, मैक्सिमम इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये बताना है कि A क्या लें और B क्या लें, कि जिनका HCF क्या है, तो आप HCF बताना है आपको। HCF आए 1, मतलब संख्या क्या हो, सहभाज्य हो। ठीक है, सहभाज्य होने का मतलब ही यही है कि HCF 1 हो या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो आप ये लेंगे कि ये 1 ले सकते हैं, ये 9 ले सकते हैं, टोटल आ रहा है 10, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। फिर आप ले सकते हैं कि आपने ये 1 लिया, 2 लेंगे
तो ये 8 लेना पड़ेगा। तो 2 और 8 अगर लेंगे आप, 2 और 8 लेंगे तो इसमें 2 कॉमन है, ये नहीं ले सकते। 3 ले सकते हैं प्लस 7 ले सकते हैं, तो ये 10 आ रहा है, आप ले सकते हैं इजीली। 4 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि आप 4 लेंगे और 6 लेंगे तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। आप 5 और 5 लेंगे तो ऑलरेडी 5 ही कॉमन है इसमें, तो फिर आप 6 और 4 लेंगे तो इसका उल्टा हो गया, मतलब नहीं है लेने से। फिर आप ले सकते हैं 7 और 3, 7 और 3, बट आपने 3 7 ऑलरेडी ले रखा है तो संख्याओं को जस्ट यहाँ पर उल्टा नहीं करना है। मैंने बताया है कि ये और 3 और 7 और 7 और 3 एक ही बात है कि इसको ए मानो बी मानो या इसको बी मानो ए मानो, एचसीएफ जो आ रहा है, एलसीएम जो आना है वो समान आना है, इसलिए ये नहीं लेना है आपको। फिर आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले, मतलब आप 8 और 2 भी लेंगे तो ये भी नहीं होगा। आप 9 और 1 लेंगे तो ये आपने ले रखी है ऑलरेडी, मतलब आपकी संख्याओं के 2 पेयर पॉसिबल आएंगे, 2 पॉसिबल पेयर आएंगे। वो कितना क्या क्या आएंगे, एक का आएगा 9 और 1 और 9, एक आएगा 3 और 7, कि एक संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है 1,9, एक हो सकती है 3,7, और इसमें जब एचसीएफ से गुणा करेंगे आपको पता है कि ये जो है ये सहभाज्य पेयर है, इनमें जब आप एचसीएफ से गुणा करेंगे 16 से तो संख्या क्या हो सकती है 16 और 16 नंबर की 144। एक संख्या ये हो सकती है, एक हो सकती है 16, 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है, एक संख्या ये हो सकती है, और एक संख्या हो सकती है 16 5 80 और 32 कितना होगा आपका, तो 80 112, ठीक है, 16 7 कितना होगा आपका 112। इस प्रकार से आपके पास ये संख्या हो सकती है कि एक तो इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एचसीएफ लेंगे तो 16 आएगा, और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 160, इनका एलसीएम कितना आएगा 160, मतलब योग कितना आएगा आपको, योग आएगा 160, एलसीएम नहीं, योग आएगा 160, और इन संख्याओं का भी आपका एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ बता देंगे, एचसीएफ आएगा आपका कितना 16 और योग कितना आएगा 160। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करेगी ये दोनों जो ये जो दोनों पेयर है ये, और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आ गया और इसको कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये मैंने पूरा आपको करके बताया है कि कैसे करना है, ठीक है, कि आपको एच ए एच बी 2 नंबर लेने हैं, उन नंबर को आपको जोड़ना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, सिंपल उसी फॉर्म में करना है। तो आपके पास क्या आना चाहिए कि a प्लस बी 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए a प्लस बी 10, और a प्लस बी क्या होता है तो आप बता देंगे a प्लस बी सहभाज्य होगा। सहभाज्य का मतलब कि उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो आपने ली एक वैल्यू 1 9 आई और एक वैल्यू 3 7 आई, जिनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, और योग भी कितना हो रहा है 10। तो इस प्रकार से आपके पास संख्या आई, एक आई 1,9 और एक आई 3,7। तो आपने जब ये संख्या निकाली ये था उनका अनुपात, ठीक है, ये अनुपात है। अनुपात क्यों कि ये सहभाज्य पेयर है, ठीक है। इसमें से जैसे आप 16 एकम 16 करते हैं और 16 नंबर की 144 होता है, तो 16 कॉमन निकाल रखा था इसलिए ये पेयर बने हैं। तो आपने जैसे ही 16 का गुणा किया तो एक संख्या आ गई आपके पास, एक संख्या का पेयर आ गया 16 144, और एक पेयर आया आपके पास 48 112। तो इसको 4 पेयर नहीं मानना है, ये 2 पेयर ही है, ठीक है, जोड़े बताने आपको। तो एक युग्म ये, एक युग्म ये, तो कितने युग्म हुए, तो 2 युग्म हुए, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपके भविष्य में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आप करने का ट्राई करें कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। सी नंबर ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो वो कैसे करेंगे आप कि वह सबसे बड़ी से बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग करके लंबाई 1 मीटर, ये क्या दे रखा है आपको 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है लंबाई 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लंबाई दे रखी है, वह बड़ी से बड़ी नाप बताना है, यहाँ पर बताना है बड़ी से बड़ी नाप, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी नाप का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं एचसीएफ का यूज करना है इसमें, ठीक है। और अपन समझते हैं अच्छे से इसमें कि क्या क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग करके लंबाई 1 मीटर 1 मीटर 32 सेंटीमीटर 2 मीटर 40 सेंटीमीटर को पूरा नापा जा सकेगा। तो इसको मैं पूरा इस फॉर्म में नहीं, एक एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको कि आपके पास क्या है। आपके पास ऐसे है कि इसको थोड़ी देर उधर करें कि आपके पास 3 बर्तन है, आपके पास क्या है 3 बर्तन है, क्योंकि इससे अच्छा समझ में आता है आपको, जहां तक मेरे को लगता है इस एग्जांपल से आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। 3 बर्तन है जिसमें एक में है 40 लीटर दूध है, एक में 60 लीटर दूध है और एक में है 80 लीटर दूध, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास 3 बर्तन है, क्या है 3 बर्तन, उन तीनों बर्तन में इस प्रकार से दूध है, एक में 40 लीटर, एक में 60 लीटर और एक में 80 लीटर। मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऐसा नाप बताओ जो नापने के वाला होता है ना, दूध नापने वाला होता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर का, ऐसे
वो मेरे को एक ऐसा नाप बताओ जो सबसे बड़ा से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा से बड़ा हो, वो इन तीनों को पूरा नाप दे, मतलब इन तीनों को अगर नाप रहे हो तो कुछ भी दूध नहीं बचना चाहिए, ठीक है। इस एक जैसे ये केन है, इस केन में आपका 40 लीटर दूध भरा है, इस केन में 40 लीटर दूध भरा है, अपन अच्छे से समझते हैं इसको। ये केन है, एक केन ये है आपके पास और एक केन ये है 80 लीटर की, ठीक है। ये क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब केन ली है आपने तो इनमें ये दूध भरा है आपका, एक में 40 लीटर, एक में 80 लीटर और एक में 60 लीटर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ऐसा नाप बताओ, एक ऐसा नाप बताओ कि जिनको आप जिस मतलब इन टंकियों को, ये 40 लीटर की टंकी, ये 60 लीटर की टंकी, ये 80 लीटर की टंकी, क्योंकि इस पर बेस्ड जो लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कि उस टंकी को अगर उस नाप से अगर इन टंकियों को नापते हो तो इनमें दूध बचना भी नहीं चाहिए। क्या है कि ये पूरी खाली हो जाए, ये भी पूरी खाली हो जाए, ये भी पूरी खाली हो जाए, दूध भी ना बचे और नाप भी क्या सके आप, नाप भी पूरा बड़ा से बड़ा नाप ले, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी नाप बतानी है आपको। तो नाप भी बड़ा से बड़ा बताना है, नाप बड़ा से बड़ा बताना है आपको, और दूध भी नहीं बचना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि मैं 10 लीटर का नाप ले सकता हूँ, क्योंकि 10 में 40 में 10 का भी पूरा भाग जाएगा, मतलब 10 लीटर के नाप से आप इसमें 4 बार नाप भरेंगे और निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। इसमें 10 लीटर के नाप से 6 बार नाप आप नापेंगे तो पूरा निकल जाएगा, और 80 लीटर को 8 बार नापेंगे तो पूरा निकल जाएगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ क्या 10 लीटर का नाप बड़ा से बड़ा है, तो आप बता देंगे नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा नाप और भी हो सकता है। तो आप बता देंगे क्या हो सकता है, तो इससे बड़ा नाप हो सकता है 20 लीटर का, कि 20 का भी इसमें पूरा भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भाग जाता है भाग। मतलब अगर 20 लीटर का नाप ले रहे हैं आप, अगर आप 20 लीटर का नाप ले रहे हैं तो 2 बार इसमें नाप आप क्या करेंगे, 2 बार नाप डुबोएंगे, भर के लाएंगे, और 2 बार में ये पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 40 लीटर दूध है, 20 लीटर के नाप से 2 बार में पूरा खाली हो जाएगा। ये कितनी बार में हो जाएगा, तो ये बता दें आप 3 बार में हो जाएगा, क्योंकि 20 लीटर का नाप है। कितने लीटर का नाप है, 20 लीटर का नाप है आपके पास। फिर आप देखेंगे कि ये कितनी बार में हो जाएगा, तो ये 4 बार में पूरी टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि कितना नाप है आपके पास, 20 लीटर का नाप है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू 20 है, क्योंकि इससे बड़ी लेंगे तो 30 अगर लेते हैं जैसे ही, तो 30 का भाग इसमें जाता है, बट इसमें नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है। 40 लेंगे, 40 का भाग इसी में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, बट इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक नाप जो लेना है जो तीनों टंकियों को खाली कर दे और बड़ा से बड़ा हो, वो नाप आया 20 लीटर आपका। कौन सा आया, कितने लीटर का आया, तो आप बता देंगे 20 लीटर का नाप आया अपने पास। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये 20 लीटर का नाप निकाला आपने, ये तो यहां पर छोटी छोटी संख्याएं थी तो आपने डायरेक्ट बता दिया 20 लीटर का होगा, बट वास्तव में 20 लीटर है क्या, तो आपको मिलेगा कि इन तीनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 इंटू इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 4, मतलब इन तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, इनमें जो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो क्या है, कॉमन वो क्या है, तो वो बता देंगे आप 20 है, और वही अपन ने निकाला है। मतलब इस प्रकार का जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कि आपसे बड़ी से बड़ी नाप पूछे, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे उनका HCF निकाल देंगे, उन संख्याओं का जो भी संख्या दे रखी है उनका क्या निकालेंगे आप, HCF। वही बड़ी से बड़ी नाप होगी जो इनको पूरी से पूरी तरीके से भी नापेगी कि इनमें टंकियों में दूध भी नहीं बचेगा, और बड़ी से बड़ी नाप होगी कि आपसे कम से कम बार इसको क्या करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप 10 लीटर का दूध लेते तो यहाँ इसमें 4 बार आपको नाप से 4 बार भर के नाप भर के निकालना पड़ता, इसमें 6 बार निकालना पड़ता, इसमें 8 बार, बट आपका आधा हो गया, यहाँ पर 2 बार ही हो गया, 3 बार भी हो गया, और 4 बार में ही काम हो गया जब आपने नाप क्या कर ले लिया, बड़ा से बड़ा नाप ले लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की लैंग्वेज जब भी आपके क्वेश्चन में आती है तो आपको ये वाला जो लॉजिक है ये माइंड में रहना चाहिए कि दूध अगर अपन निकालते हैं किसी बर्तन में तो कैसे निकालते हैं, मतलब अपन कम बार का यूज करके कम, मतलब एक ये बोल सकते हैं कि कम मेहनत में एक या कम टाइम में दूध कैसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। कि यहाँ 2 बार में ही निकाल लिया, या 3 बार में, या 4 बार में। तो ये अगर टाइम कम लेना है तो आपको नाप क्या लेना है, बड़ा से बड़ा नाप लेना है, और वही यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में दे रखा है ऐसी की ऐसी वैल्यू। तो ये अब आप समझने का ट्राई करें, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अब आप समझेंगे तो इसको आप हो जाएंगे, मतलब इसको आप अब कर लेंगे अच्छे से कि आपको दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग करके एक लंबाई 1 मीटर 32 सेंटीमीटर और 2 मीटर 40 सेंटीमीटर को पूरा नापा जा सके, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी नाप होनी चाहिए। तो सेम है, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है कि आपको नाप अगर बड़ी से बड़ी लेनी है, नाप अगर बड़ी से बड़ी लेनी है, क्या है आपका 1 मीटर, मैं एक पेज लेता हूं, क्या है आपका 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो इसको आप चेंज कर लें, 1 मीटर को पता है आपको होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर बराबर। फिर 1 मीटर 32 सेंटीमीटर था, 1 मीटर
32 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। और 2 मीटर 40 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को आप अच्छे से। तो मैं ये बता रहा हूं कि इनमें बड़ी से बड़ी नाप क्या होगी, बड़ी से बड़ी नाप क्या होगी, जो इस लंबाई को इस लंबाई को इस लंबाई को पूरी से पूरी तरह नाप ले और लंबाई क्या हो बड़ी से बड़ी, तो आप बता देंगे कि अपन क्या निकालेंगे HCF। तो HCF कैसे निकालोगे, HCF के पुराने जो तरीके आप भूल गए होंगे अब तक, जहां तक मेरे को लग रहा होगा। अब आप नए तरीके में यहां से डिफरेंस लेकर HCF निकाल सकते हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि अब डिफरेंस लेकर निकालने में आप कैपेबल होंगे कि 32 अगर डिफरेंस आया तो आपको पता है 32 इसका HCF है नहीं, क्योंकि 32 का इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो 32 के क्या ले आप, तो आप बताएंगे कि 32 के अपन को क्या लेने हैं फैक्टर। तो एक फैक्टर जो होगा 32 का क्या होगा 16 होगा। 1/2 करें आप, 32 का क्या करें 1/2 करें, 32 का 1/3 करें तो होता ही नहीं है। 32 का 1/4 करें, 32 का 1/5 करें, ऐसे आपको करना है। तो इसके क्या निकलेंगे फैक्टर। तो 32 का 1/2 करोगे 16 आएगा। 16 का इस 100 में भाग दोगे तो आपको पता है भाग जाता नहीं है। 1/3 होगा ही नहीं, तो ये फैक्टर नहीं बनता है। 1/4 करोगे तो 8 आएगा। तो 8 का भाग इसमें आप बोलेंगे, इसमें अगर 8 का भाग दे दो 8 एकम 8 कितना बचेगा आपका 8 और 5 8 7 56 नहीं जाता है भाग, मतलब 8 भी नहीं होगा। तो एक फैक्टर और लोगे तो वो क्या हो जाएगा इसका 4 होगा। ठीक है, एक फैक्टर और क्या होगा, इस 8 से आधा, इस 8 का आधा कर दे, या फिर क्या करें आप 32 का 1/8 कर दे तो ये आता है आपका 4 आता है। ठीक है, तो एक फैक्टर 4 होगा। 4 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। क्योंकि 8 का भाग नहीं गया है तो 8 से छोटी संख्या वही है, क्या है 4 है, जिसका भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा भाग। मतलब आपकी जो बड़ी से बड़ी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, तो आप बता देंगे वो होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्या होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या हाँ रुको 1 मिनट, हाँ आपका आया था डिफरेंस 32 का 1/2 12 से अगर भाग देते हैं तो 12 कम 100 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो आपकी जो लंबाई है वो आ जाएगी कितनी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाईएस्ट जो है वो नाप आ जाएगी, जिससे भाग देने पर आपका इन संख्याओं में पूरा को पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये बेसिक है पूरा इसका। बर्तन लेकर मैंने समझाया अच्छे से और आपको ये क्वेश्चन भी करवाया है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है, और अपन इस पर क्वेश्चन लेते हैं, आगे क्वेश्चन है और वो अपन लेते हैं, करने का ट्राई करते हैं उनको। क्वेश्चन कहाँ गए हैं, और क्वेश्चन 1 मिनट, इंपोर्ट PDF, इसको क्या हो जाता है यार, LCM 1, जस्ट ए मिनट। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। इससे आगे वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपको करना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप करने का ट्राई करें। मैं जो है वो क्वेश्चन कम लाया हूं, आपके जो क्वेश्चन है वो कम है, बट पैटर्न सारे हैं आपके। ठीक है, पैटर्न सब हैं, सारे पैटर्न मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको कोई सा भी पैटर्न छूटे नहीं। ठीक है, तो आप इसको करने का ट्राई करें। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, आप सोचने का ट्राई करें, करने का ट्राई करें। मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं कि चाय के एक थैले, ये अक नहीं है, ये है एक, कंप्यूटर से आपको थोड़ा बताना पड़ेगा हमें। चाय के एक थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है। ठीक है, उसके पास कितने प्रकार की चाय है, 3 प्रकार की चाय है, जिनका वजन क्रमशः 124 किलोग्राम, 124 किलोग्राम, 240 किलोग्राम और कितना है 420 किलोग्राम। इस प्रकार उनका क्या है वजन है। ठीक है, 3 प्रकार की चाय का वजन 124 किलोग्राम की है, 240 और 420 किलोग्राम की है। तो समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि 124 या 240 या 420 अलग अलग प्रकार के थैले हैं। एक 124 किलोग्राम का उसके पास चाय है, मतलब एक आप ही मान लो एक व्यापारी हो और आपके पास एक चाय की प्रकार जो है, एक चाय का प्रकार वो 124 किलोग्राम का पड़ा है। एक डिफरेंट तरह की चाय पड़ी वो 240 किलोग्राम है, मतलब इतना वजन है। ठीक है उसका। और एक चाय जो पड़ी है वो 420 किलोग्राम की चाय आपके पास पड़ी है, या 420 किलोग्राम चाय आपके पास पड़ी है। तो इन सारी चीज, ये जो चाय है इनको क्या करना है, आपको एक थैले में भरना है। मतलब आपको एक ऐसा थैला निकालना है जिनको अगर आप ये अगर भरे तो ये भी पूरी पूरी भर जाए उसमें। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि आपके पास क्या है 20 लीटर एक, मतलब 20 किलो एक चाय है, और एक चाय है आपके पास कितनी 25 किलोग्राम चाय है। ठीक है, मतलब एक प्रकार की चाय है जिसका वजन है 20 किलोग्राम और एक प्रकार की चाय है जिसका वजन है 25 किलोग्राम। मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऐसा थैला बताओ, एक ऐसा थैला बताओ जिससे मैं इस 20 किलोग्राम को भी पूरा पूरा भर दूं, मतलब अपनी चाय बचनी नहीं चाहिए।
तो चाय अगर नहीं बचनी चाहिए तो आपको पता है कि एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें ये पूरा पूरा उससे डिवाइड हो जाए कि ये अगर मैं 5 किलोग्राम का अगर थैला लेता हूँ, यहाँ पर आप समझे कि 5 किलोग्राम का अगर मैं थैला लेता हूँ, तो या फिर एक चीज और कर सकते हैं अपन कि मैं अगर 30 लेता हूँ, 20 और 30 लेता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे कि आप ये बोलेंगे कि 2 किलोग्राम का थैला ले लो। ठीक है, आप क्या ले लो, 2 किलोग्राम का थैला ले लो। तो 20 किलोग्राम है और प्रत्येक थैला अगर 2 किलोग्राम का है तो 10 थैले लगेंगे, 10 थैले लगेंगे और अपनी ये चाय भर जाएगी। ये 20 किलोग्राम चाय कितने थैलों में भर जाएगी? 10 थैलों में। उसी प्रकार ये 30 किलोग्राम चाय अगर 2 किलोग्राम का थैला लिया है, क्योंकि थैला क्या बताना है आपको, समान आकार का थैला। ठीक है, कि इसका 2 किलोग्राम का भर रहे हो तो इसका भी 2 किलोग्राम का ही भरना है। तो आप बोलोगे कि इसका अगर 2 किलोग्राम का थैला है प्रत्येक और 30 किलोग्राम चाय है तो कितने थैले लगेंगे? तो आप बता देंगे 15 थैले। कितने थैले? 15 थैले। बट आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि आकार समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या, मतलब आप इन थैलों को जितना कम ले सकते हो उतना कम ले। अगर आप थैलों की ये जो है, ये जो 2 किलो का थैला लिया था, इसी जगह जैसे आप 10 किलोग्राम का थैला ले लेते, इसी जगह अगर आप 10 किलोग्राम का थैला ले लेते, इसको समझने का ट्राई करें कि आपने जो यहाँ 2 किलो का थैला लिया था, इसको अगर आप 10 किलो का थैला ले लेते और यहाँ पर भी अगर 10 किलो का थैला लेते, तो आपको पता चलता कि अगर 10 किलो का थैला है और 20 किलोग्राम ही अपन को भरना है तो कितने थैले लगेंगे? तो आप बता देंगे 2 थैले। और इसी प्रकार ये जो है 30 किलोग्राम का थैला, मतलब 10 किलोग्राम का थैला और 30 किलोग्राम चाय भरनी है, तो आप बता देंगे यहाँ से कितने थैले लगेंगे? तो 3 थैले। अब इससे बड़ा आप थैला नहीं ले सकते। क्यों? कि जैसे ही आप 10 से 20 किलोग्राम का थैला लेंगे तो ये तो एक थैले में भर जाएगा, ये 20 किलोग्राम, पर ये जो है 30 किलोग्राम एक थैले में भर के क्या हो जाएगा? 10 आधा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि अधूरा रहे, आपको पूरी पूरी चाय भी भरनी है और थैला भी क्या होना चाहिए? बड़ा से बड़ा। तो आपको यहाँ से ये माइंड में आएगा कि चाय भी पूरी की पूरी भरनी है, थैला भी बड़ा से बड़ा होना चाहिए, और थैला बड़ा से बड़ा होगा तो आपकी जो थैलों की संख्या आएगी वो कम आएगी। ठीक है, आपने जब थैला बड़ा से बड़ा लिया, आप यहाँ पर देखें कि थैला आपने जब बड़ा से बड़ा लिया, 10-10 किलो का थैला लिया, तो आपको थैलों की संख्या आई है वो क्या आई है? कम। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में भी बोला है कि न्यूनतम संख्या लेनी है आपको, थैलों की संख्या अगर कम लेनी है, थैलों की संख्या अगर कम लेनी है तो थैलों का जो वजन होना चाहिए कि प्रत्येक थैले में कितनी किलो गेहूं भरना है, या आपको जो भी चाय भरनी है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कि जैसे आप 1 क्विंटल का थैला ले रहे हैं, 5 क्विंटल आपको गेहूं भरने हैं, और आप 1 क्विंटल का थैला ले रहे हैं तो कितने थैले लगेंगे? तो आप बता देंगे 5 थैले लगेंगे। बट आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप 5 क्विंटल का ही थैला ले लो, डायरेक्ट आप कितने क्विंटल का थैला ले लो? 5 क्विंटल का। तो अब कितने थैले लगेंगे? तो आप बता देंगे 1 थैला लगेगा। अब ठीक है, तो इस प्रकार मैं यहाँ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर थैलों की जो क्वांटिटी रहेगी, भरने की क्षमता रहेगी, वो अगर जैसे आपने बढ़ा दी तो आपके थैलों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में बोला है, उसने इस क्वेश्चन में ये बोला है कि थैलों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, थैलों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए और प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके। बगैर मिलाए रखने का मतलब ये है कि ये चाय इसमें नहीं भरो और ये चाय इसमें नहीं भरो, अलग अलग भरनी है। और अलग अलग भरनी है मतलब ये, अगर जैसे आपने 10 किलोग्राम का थैला लिया तो इसमें ये 20 किलोग्राम दोनों थैलों में अलग अलग आ गई, और ये 3 थैलों में ये इसकी क्वांटिटी अलग आ गई। ऐसा नहीं करना पड़ा कि इसमें से आधी मिलाकर इसमें भरना पड़ी, आधी इसमें, मतलब पूरी की पूरी भी भर जाए तो वो नंबर एक ऐसा नंबर होगा। आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि 20 और 30 का आपने एलसीएम लिया, एचसीएफ लिया तो कितना आया? तो एचसीएफ लिया तो कितना आया? 10। ये कितना आया? 10। मतलब प्रत्येक प्रकार का अगर थैला आपका 10-10 किलोग्राम का है, 10-10 किलोग्राम का है, तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट जो है थैला आपने वो क्या ले लिया? इसका एचसीएफ ले लिया। कि थैले की क्वांटिटी आपने क्या ले ली? 10 किलोग्राम, और इसकी भी क्या ले ली? 10 किलोग्राम। तो आपके जो थैलों की संख्या आई वो क्या आई? न्यूनतम आई। आपको पता चला होगा यहाँ से थैलों की संख्या न्यूनतम आई। तो आपका जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, थैले वगैरह या जो भी कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछे, तो आपको क्या करना है कि उन संख्याओं का एचसीएफ लेना है, ताकि आपके जो थैले हैं, जो भी कुछ पूछा है वो क्वांटिटी क्या है? कम आए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी पूरा का पूरा भरना है। 124, 240, 420 इन संख्याओं को, मतलब ये जो है किलोग्राम, ये क्वांटिटी है, इनको भरनी भी पूरी पूरी है कि ये जो भी थैला ले रहे हो उसमें पूरा से पूरा आ जाए। जैसे अपने दूध के बर्तन का नाप लिया था कि बर्तन अगर 20 लीटर का था तो पूरा का पूरा आ गया था, अगर वहीं पर अगर बर्तन कुछ और ले लेते तो पूरा पूरा नहीं भर पाते। इसीलिए आपको यहाँ पर भी यही समझना है कि 124 किलोग्राम का है, एक चाय 124 किलोग्राम पड़ी है, एक है 240 किलोग्राम है, और एक है 420 किलोग्राम। इस प्रकार 3 प्रकार की चाय है, और इसमें आपको थैले कम से कम लेने हैं। अगर आप थैले कम से कम लोगे तो आपको पता है कि आपको जो एक थैले की जो मोटाई है वो बड़ी लेनी पड़ेगी,
मैं सिंपल आपको बताऊं कि जैसे आपके पास 10 क्विंटल क्या है अनाज है, एक बार आप 10 क्विंटल अनाज है आपके पास, 10 या 10 किलोग्राम है आपके पास कुछ गेहूं है, ठीक है, 10 किलोग्राम आपके पास गेहूं है, एक बार आप भरते हैं 2 किलोग्राम की किसी थैली में, ठीक है, और एक बार भरते हैं 5 किलोग्राम की किसी थैली में। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 किलोग्राम की अगर प्रत्येक थैली में इस 10 किलोग्राम को भरोगे तो कितनी थैलियां लगेगी, तो आप बता दोगे यहाँ से 5 थैली लगेगी, ठीक है, और यहाँ 5 किलोग्राम की प्रत्येक थैली अगर भर रहे हो आप तो यहाँ कितनी थैली लगेगी, तो आप बता दोगे 2 थैली लगेगी। तो इस प्रकार जब आप प्रत्येक थैली की क्वांटिटी ज्यादा लोगे तो आपकी थैली की संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। तो सिंपल आपको यहाँ पर भी ये लेना है कि हाईएस्ट क्या है जो इनमें भर सकते हैं अपन। तो हाईएस्ट का मतलब ये है कि सबसे, अगर आपको थैलों की संख्या अगर न्यूनतम लेनी है तो थैलों का, प्रत्येक थैलों का जो वजन होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, और वजन ज्यादा होना चाहिए तो वो क्या होगा, वो होगा इन तीनों का HCF। क्यों कि आपको ये भी पूरा का पूरा भरना है, ये भी पूरा का पूरा भरना है, और ये भी पूरा का पूरा भरना है। ऐसा नहीं कि आप मिलावट कर दे, ठीक है, मिलावट भी नहीं करनी है। तो इनका जब HCF अगर आप डिफरेंस मेथड से लेंगे तो यहाँ से आएगा 180 आएगा आपका, या फिर आप डायरेक्ट अगर HCF लेना चाहे, डायरेक्ट HCF लेंगे तो 124, 240 और आप 420 अगर इस प्रकार से अगर HCF लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ इनमें भाग ही देना रहता है। आप अगर डिफरेंस मेथड से करते हैं तो अच्छा है, दो संख्याओं का डिफरेंस लें और उससे करें। बट अगर आप डायरेक्ट भी HCF लेते हैं तो आपको पता है ऐसे HCF लेते हैं डायरेक्ट कि जहाँ तक 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है वहाँ तक आप क्या करें, भाग दें। तो आपको यहाँ से मिलेगा या कितना मिलेगा, 62 आएगा आपका, मतलब इसमें भाग दें कितना आएगा, ये 62 आएगा। 124 का आधा होता है 62, 240 का आधा होगा 120 और 420 का आधा होगा 210, और इसमें फिर से 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 31, ये आएगा आपका 60 और ये आएगा आपका कितना 105। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या, कोई भी संख्या एक ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए, क्योंकि 31 के आगे आपका प्राइम नंबर आ गया। तो आपका सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपका, तो वो बता देंगे, आप बता देंगे कितना, 4, ठीक है। तो HCF आ जाएगा आपका 4। अगर 4 HCF आया है, 4 अगर आपका HCF है कि आप 4 किलोग्राम का अगर थैला ले रहे हैं, जो बड़ा से बड़ा थैला होगा आपका 4 किलोग्राम का, जो इनको भरने के लिए आप यूज करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा थैला कोई हो ही नहीं सकता। आप जैसे 6 किलोग्राम का थैला ले रहे हैं, 10-20 किलोग्राम का ले रहे हैं, तो वो इसमें पूरा का पूरा नहीं आएगा फिर, ठीक है। जैसे आप 6 किलोग्राम का ले रहे हैं तो ये अगर 6 किलोग्राम के थैले से आप 124 किलोग्राम किसी 6 किलोग्राम के थैले में भरना चाहते हैं तो पूरा का पूरा नहीं भरा जाएगा। जैसे यहाँ से कितना हो जाएगा कि 60 थैले तो आप पूरे के पूरे भर देंगे, कितने, 6 किलोग्राम के आप 10 थैले तो पूरे के पूरे भर देंगे, 6 किलोग्राम के 10 थैले, 20 थैले मीन्स 20 थैले पूरे के पूरे भर देंगे तो 120 किलोग्राम भरा जाएगा। बट जो अगला थैला आएगा आपका उसमें 4 किलोग्राम ही भरा जाएगा, या फिर वो थैला 2 किलोग्राम का खाली रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे अगर थैले भरने हैं तो आपको उनका क्या लेना है, HCF। सिंपल क्या लेना है, HCF। मैंने पूरा इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी समझाया है, पिछले जो क्वेश्चन है उनमें अच्छे से समझाया है मैंने, वो उस PDF में था, अच्छे से मैंने समझाया है इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी। तो आपको वहां से भी समझ में आया होगा कि HCF क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको एक बड़ी से बड़ी नाप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी नाप है 4 किलोग्राम की, इससे बड़ी कोई नाप नहीं है जो इन तीनों को नाप दे, इससे बड़ी कोई नाप नहीं है जो इन तीनों को नाप दे। तो आपको पता है कि 4 किलोग्राम का अगर थैला है और आपको बतानी है क्या, इनमें थैलों की संख्या बतानी है, न्यूनतम संख्या बतानी है। तो न्यूनतम संख्या के लिए आपने थैला बड़ा से बड़ा 4 किलोग्राम का ले लिया। तो यहाँ से कितने थैले आएंगे, तो यहाँ से बता देंगे आप कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 थैले ये होंगे कि 124 किलोग्राम के अगर 4 थैले भर रहे हो, मतलब 4 किलोग्राम के अगर एक थैले भर रहे हो और 124 किलोग्राम भरना है तो कितने थैले लगेंगे, तो आप बता देंगे 31 थैले लगेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर 4 किलोग्राम के थैला है और 240 किलोग्राम भरना है तो आप यहाँ से बता देंगे कितने थैले लगेंगे, तो 60 थैले लगेंगे, कि 60 थैलों में जाकर 240 किलोग्राम भरा जाएगा। उसी प्रकार ये अगर 420 किलोग्राम है और 4-4 किलोग्राम के थैले भरने हैं तो यहाँ से आप बता दोगे 4 एकम 4 और 0 और 4 पंजे 20, मतलब 105 थैले क्या होंगे आपके पूरे के पूरे लगेंगे। तब जाके आप ये क्या करोगे, पूरा का पूरा ये जो धान है आप ये भर पाओगे। और थैलों भी क्या होंगे, बड़ी से बड़ी संख्या होगी थैलों की, और जो आपके जो आएगा क्या कि थैले के आएंगे, कम से कम थैले आएंगे। इसमें आप 2 किलोग्राम का भी थैला ले सकते थे, ठीक है, इसमें आप 2 किलोग्राम का भी थैला ले सकते थे, बट वो छोटा हो जाता, वहां से आप थैलों की संख्या ज्यादा निकाल देते कि 2 किलोग्राम का थैला लेते थे, यहाँ पर कितना होता 62 आता, 62 थैले भरने पड़ते हैं, यहाँ पर 120 थैले भरने पड़ते हैं, यहाँ पर 210 थैले भरने पड़ते हैं। पर आपको थैलों की संख्या न्यूनतम संख्या लेनी है, इसलिए आपको इनका क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन थैलों की संख्या को आप जोड़ दे तो कितना आएगा, ये 5 और 1 6 होगा। तो 6 किस ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि
भी और किसी ऑप्शन में 6 नहीं है यूनिट डिजिट, या फिर इनको आप जोड़ ले 6 और 3 9 और ये हो जाएगा 196। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकेंगे कि आपको एक माइंड में ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी थैलों की संख्या न्यूनतम करनी है तो थैलों का जो साइज है वो बड़ा लेना है, और अगर साइज बड़ा लेना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लेना है, संख्याओं का HCF लेना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसमें, ये क्वेश्चन आप करें, ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ये PDF दूसरी है क्योंकि वो PDF मेरे को उसमें वहां पर जो था वो PDF वहीं पर एंड हो गई थी, तो दूसरी PDF अपन ने डाउनलोड की है, अपलोड की है। इसमें दे रखा है कि एक किसान के पास 625 गायें तथा 1275 क्या है, 1275 भेड़ है। मतलब आप ही एक किसान है, आपके पास 625 गायें हैं और 1275 क्या है, आपके पास भेड़ है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास गायें और भेड़ दोनों है। ठीक है, अब उन्हें क्या करना है, उन्हें झुंड में इस तरह बांटना है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो। मतलब आपको ऐसे झुंड बनाना है, ऐसे झुंड बनाना है कि इस झुंड में भी 5 हो, इस झुंड में भी 5 हो, इस झुंड में भी 5 हो, इस झुंड में भी 5 हो। मतलब झुंड में संख्या बराबर रहनी चाहिए इनकी। ठीक है, और ये क्या होने चाहिए, झुंड में ये मिलने भी नहीं चाहिए कि एक झुंड में अगर गाय है तो इस झुंड में गाय ही होनी चाहिए, इस झुंड में अगर ये भेड़ है तो इस झुंड में भेड़ ही होनी चाहिए। बट ये होने चाहिए यहाँ पर अगर 5 गायें हैं तो सब में 5-5 ही होने चाहिए, और ये आपके पूरे के पूरे भर भी जाने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बांटना है कि झुंड में क्या है, पशु क्या हो, गाय तथा भेड़ अलग अलग हो, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग हो, ये मिले नहीं, मिक्स नहीं हो। यदि झुंड अधिकतम बड़े से बड़ा हो सकता है, मतलब आपको झुंड बड़े से बड़ा ले लेना है कि आप इसमें अगर 50 गाय भी रख रहे हो तो इसमें भी 50 गाय, इसमें 50, इसमें भी 50 रख दो, या 50-50 भेड़ रख दो। ठीक है, या आप 100 रख पा रहे हो 100 रख दो, बट आपको अगर इसमें से अगर 50 रख रहे हो तो इसके भी सारे फिर 50 के 50 ही रखने हैं आपको। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा अगर झुंड हो सकता है तो प्रत्येक झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि झुंड बड़ा से बड़ा लेना है, झुंड बड़ा से बड़ा लेना है, और ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, बराबर का मतलब ये है कि गाय की संख्या भी बराबर हो, और आपको ये पता होगा कि गाय की संख्या बराबर निकालनी है, और किसकी, भेड़ की संख्या भी आपको एक झुंड में बराबर करनी है। कि आप एक झुंड में अगर 50 गायें रख रहे हो तो सभी झुंड में फिर 50 गायें और 50 भेड़ ही रखना है। तो आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि अगर आप 50 रखोगे या आप ऐसी कोई भी रैंडम वैल्यू रखते हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनमें वो पूरा का पूरा आ जाना चाहिए कि झुंड आपका कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, झुंड आपका अगर खाली रह गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है गाय रखने से। ठीक है, अगर आपको झुंड बड़ा से बड़ा रखना है तो आपको पता है, मैंने अभी तक समझाया आपको कि जैसे नाप बड़ा से बड़ा लेना था, उसी प्रकार आपको झुंड बड़ा से बड़ा अगर रखना है तो आपको इन दोनों का HCF निकाल देना है। तो HCF निकालोगे तो ये होगा आपका 25 × 25 होगा। ये जो 675 है, ये 625 क्या होता है आपका 25 × 25, ये 25 का वर्ग होता है 625, और इसको अगर 25 से आप भाग दोगे तो ये आएगा 25 एकम 25, मतलब 25 पंजे 125, और यहाँ से कितना बचेगा 2, तो 25 एकम 25 मतलब ये आएगा 51 × 25। तो आपको यहाँ से दिखेगा कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 25 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 25। मतलब आप 25-25 के झुंड बना सकते हो कि 25 गायों के झुंड ले आप और 25 ही भेड़ के झुंड ले, तो आपका क्या होगा कि झुंड भी बराबर रहेंगे, गाय और भेड़ के झुंड भी बराबर रहेंगे, और झुंड बड़ा से बड़ा रहेगा, क्योंकि इससे बड़ा झुंड आप नहीं बना सकते। इससे बड़ा अगर आप झुंड बनाओगे, जैसे आप 30 का 40 का झुंड बनाओगे, तो उस झुंड में फिर बराबर जो है वो आपके गाय और भेड़ बराबर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या लेना है, तो हमेशा लेना है आपको HCF। ठीक है, तो आपने यहां से भी 25 के झुंड लिए कि अगर 625 गायें हैं, 625 गायें हैं, और एक झुंड में अगर 25 गायें हैं, आपके 625 गायें हैं आपके पास, और एक झुंड में आपके पास 25 गायें हैं, तो आपके कितने झुंड बनेंगे, तो आप बता देंगे 25 झुंड बनेंगे। और अगर आपके पास 1275 क्या है, 1275 क्या है आपके पास, 1275 है आपके पास भेड़ है, और प्रत्येक झुंड में आपके 25 भेड़ हैं, तो आपके पास कितने झुंड आएंगे, तो आप बता देंगे 51 झुंड आएंगे इसके। ठीक है, तो कितनी झुंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप बता देंगे, उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 25, और कितना होगा आपका 25 पंजे 125, मतलब ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। मतलब इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में उसका आंसर नहीं है। 25 और 50 हो नहीं सकता। आपको पता है कि अगर ये 25 का है तो ये आना चाहिए 1250 आना चाहिए, जो यहाँ पर 1275 है, तो ये होगा नहीं। यहाँ से ये 75 तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें 25 का भाग देंगे तो 75 आने से रहा, कितना आएगा आपका 51 आएगा। तो आपके जो झुंड आएंगे, झुंडों की संख्या आप लिख ले कितनी आएगी, 25 और 51 आएगी। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके जो झुंडों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 25 और 51, क्योंकि अगर 25 का आपने भेड़ लिए हैं 25 प्रत्येक झुंड में,
और प्रत्येक झुंड में गायें भी समान होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको ये दे रखा है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु गायें तथा भेड़ बराबर होनी चाहिए, कि गाय का अगर झुंड 25 का बना रहे हो तो ये भी 25 का ही बनाना है। तो 625 गायें की अगर प्रत्येक झुंड में 25 गायें हैं तो 25 झुंड बनेंगे, और 1275 आपके पास क्या है, भेड़ है, और प्रत्येक झुंड में अगर 25 भेड़ हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें अगर भाग देते हो तो 25 पंजे कितना होगा, 25 पंजे 125 होगा, यहाँ से 2 बचेगा तो ये कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 51 झुंड आएंगे इसके भेड़ के। तो आपके पास ऐसा ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो आप ये ऑप्शन क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इसका तो आंसर जो होगा नन ऑफ दिस होगा, और जो सही आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आपका 25 और 51, मतलब 25 झुंड क्या होंगे, 25 झुंड होंगे आपके गायों के और 51 झुंड होंगे आपके किसके, तो आप बता देंगे 51 झुंड होंगे आपके भेड़ के। जो बड़े से बड़े झुंड क्या हो सकते हैं, कम से कम झुंड होंगे, और उनमें संख्या कितनी होगी, पशुओं की ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे अगले वाला क्वेश्चन आप करें, ये क्वेश्चन आप करें, ये कैसे करेंगे आप, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26 की 3 खेत जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 155, ऐसे दे रखा है क्षेत्रफल आपको 155, 245 और 355 वर्ग मीटर है। यदि खेत में बराबर नाप की क्यारियां बनानी है, मतलब आपके पास ऐसे क्षेत्रफल है खेत के और इनमें आपको बराबर नाप की क्यारियां बनानी है। ठीक है, बराबर नाप की क्यारियां बनानी है, तो प्रत्येक क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है कि बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी से बड़ी क्यारी आप बना सकते हैं जो इसकी इन तीनों में खेत में आप बनाएं, और वो क्या हो, बराबर नाप की हो। ठीक है, कि इसमें आपने 10 मीटर की क्यारी बनाई है तो इसमें भी 10 की ही बनाएं, इसमें भी 10 की ही बनाएं, और ये जो आपका खेत का क्षेत्रफल है ये भी क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कवर होना चाहिए, क्यारी सबसे बड़ी से बड़ी होना चाहिए और बराबर नाप भी होना चाहिए। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो जब भी आपको मैंने बताया है कि बड़ा से बड़ा नाप चाहिए या बड़ी से बड़ी क्यारियां चाहिए, बड़ी से बड़ी आपको जैसे वो संख्या चाहिए थी झुंड की संख्या, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपन क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ आपके पास आएगा, या फिर आप यहाँ से इन दोनों को माइनस कर ले कि 155 में से 355 में से 155 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 200। ठीक है, कितना बचेगा आपका 200, तो 200 से इन तीनों में भाग जाएगा नहीं, आपको पता है भाग जाएगा नहीं। या फिर आप ऑप्शन से कर ले, ऑप्शन से कैसे करेंगे कि एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या देखो जिनका इन तीनों में भाग चला जाता हो, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका भाग जाएगा नहीं। आपको पता है कि इसका भाग जाएगा नहीं, 90 तो है तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, इसमें अगर 0 है लास्ट 0 आना चाहिए। 15 छोटा है, अपन 25 से देखेंगे, 25 से बड़ा तो छोटा 5 है, तो 25 से देखोगे तो इसमें 25 का भाग जाएगा नहीं। आपको पता है 150 150 बार ही जाता है, 25 का भाग भी नहीं जाएगा। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। 15 का भाग देंगे इसमें, तो इसमें 15 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, 15 का भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कितना है 155 है, तो 15 धाम कितना होता है 150, मतलब 5 आपका क्या बच जाएगा, फिर शेषफल बच जाएगा, मतलब 15 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर की जो होगी वो बड़ी से बड़ी क्यारी होगी। इसमें वर्ग मीटर दे रखा है तो 5 मीटर की आपकी क्या होगी, बड़ी से बड़ी क्यारी होगी, जो इसको भी नाप लेगी, इसको भी नाप लेगी और इसको भी नाप लेगी, और क्या होगी, बड़ी से बड़ी क्यारी जो होगी वो कितनी होगी 5 मीटर की। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से। अब आगे जो क्वेश्चन है आपके आगे, इसमें बस यहीं तक था। तो मैं एलसीएम एचसीएफ आपको अच्छे से अब तक बता चुका हूँ, एचसीएफ के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। एलसीएम के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 पैटर्न, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, और जो है इसका सारा अपन क्या करेंगे, एलसीएम को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर देंगे। आधे घंटे का लेक्चर और बनेगा, एलसीएम पूरा हो जाएगा, और फिर अपन पढ़ेंगे परसेंटेज, क्योंकि फाउंडेशन बेंच में परसेंटेज में अलग से स्टार्ट करूंगा, जिसमें अपन परसेंटेज अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से 10-12 क्लास लेकर अपन परसेंटेज पढ़ेंगे, सारे टॉपिक उसके सारे पैटर्न सब क्लियर करेंगे अपन परसेंटेज के। ठीक है, तो आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ जो भी आपके प्रिय मित्र हैं उनको बताएं जरूर। ठीक है, और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के नहीं आए, आप छोड़ के नहीं आए, आपको जिस प्रकार से जमता है एचसीएफ निकाल ले आप, पर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। ठीक है, डिफरेंस मेथड से, जिस भी मेथड से आपको जमता है आप क्वेश्चन में जो है आप वो निकाल सकते हैं।